हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो कॉस्मिक सिस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज। जिनकी नेचुरली शादी हो जाती है या जो चार्ट से देखना चाहते हैं कि उनकी शादी कब होगी, किस तरह से उसको प्रेडिक्ट करते हैं हम चार्ट में, कुंडली के चार्ट में, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो लोग की नेचुरली कुछ लोगों की हो जाती है वो लोग चेक नहीं करते, नेचुरली हो भी जाती है, लेकिन आप जिनकी हो चुकी है उनके चार्ट से भी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इन डिटेल बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिग्निफिकेटर होता है मैरिज का वो है आपका वीनस एंड जुपिटर। ये दो प्लैनेट जो है जो आपके शादी के कारक होते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देख रहे हैं किसी की शादी को लेकर, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं सबसे पहले वो है किसी का भी बर्थ टाइम होना, बर्थ प्लेस होना एंड डेट ऑफ बर्थ होना। ये तीनों चीज़ के बाद आपको एक प्रॉपर एक चार्ट मिलता है जो बारह घर का होता है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उन्हें पता होगा इस बारे में, बट स्टिल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका राइजिंग साइन। आपका राइजिंग साइन कौन सा साइन में आता है, आप किस साइन में बॉर्न हुए हैं। तो जिनको पता नहीं है व्हाट इज़ राइजिंग साइन वो होता है जिस वक्त आपका जन्म हो रहा था उस वक्त ईस्ट साइड में किस साइन में सन जो है राइज कर रहा था, वो आपका राइजिंग साइन हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि राइजिंग साइन क्या है, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको राइजिंग साइन आपका पता चलेगा कि आपका कौन सा राइजिंग साइन है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है जानना कि शादी के लिए कौन कौन से घर हैं। शादी के लिए घर आपके होते हैं सेकंड, सेवेंथ एंड 11th। ये सिर्फ 7th नहीं होता है जहां हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं आपके मैरिज को लेकर, आपके टाइमिंग को लेकर। ये घर इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट ये भी देखना कि लव होगा कि अरेंज होगा, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लव मैरिज का मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देखिएगा, उससे भी आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि आपका लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। ये तीनों घर इम्पॉर्टेंट होते हैं टाइमिंग को देखने के लिए। अब यहाँ पे चीज़ें जो क्या होती है उस सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सेकेंड, 7th और 11th किस घर से, मतलब क्या चीज़ें आपकी रिलेट होती हैं। सेकेंड हाउस जो है बहुत लोग बोलते हैं फैमिली, लेकिन आपकी शादी से पहले जो फैमिली है वो रिप्रेजेंट करती है, पर शादी होने के बाद जो आपका एक्चुअल फैमिली हाउस है वो आपका सेकेंड ही बताता है, ठीक है। 4th हाउस इज़ मदर हाउस, पर सेकेंड हाउस जो है जहाँ नर्चरिंग है, जहाँ पे आपकी फैमिली जो नर्चरिंग जो चीज़ें होती है वो आपके सेकेंड हाउस से रिलेट होती है। तो सेकेंड हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग के लिए। 7th हाउस ऑब्वियसली मैरिज का ही घर होता है। 11th हाउस आपके सोशल नेटवर्क्स का होता है, आपके सराउंडिंग्स का होता है। तो ये घर भी इम्पोर्टेंस रखता है मैरिज के लिए, ठीक है। तो अब ये तीनों का आपको देखना है कि उनके लॉर्ड कौन हैं, कौन कौन से लॉर्ड उस घर के मालिक हैं। उसके हिसाब से फिर आगे की चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे को रिलेट करती हैं। तो मेनली यहाँ पे ये 3 घर को हम टाइमिंग के लिए देखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लीजिए एरीज असेंडेंट है आप, ठीक है, 1 नंबर आपके राइजिंग साइन में है, तो आपका सेकेंड लॉर्ड जो है वो बन जाते हैं आपके वीनस। 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो भी हो जाते हैं आपके वीनस, एंड 11th जो कि आपके शनि के हो जाते हैं सैटर्न के एक्वेरियस साइन में। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये तीनों लॉर्ड जो हैं आपके, मेनली 2 लॉर्ड बने तीनों घर के। तो इस चीज़ में हम ये देखेंगे कि क्या दशा, जैसे आपको प्लैनेट ट्रांजिट का पता होगा कि प्लैनेट्स जो है ट्रांजिट करते हैं, राइट, ट्रांजिट करते हैं, हर घर में कुछ कुछ वक्त के लिए रहते हैं। आपको ये देखना है किस टाइम पे ये जो प्लैनेट्स है अलाइन हो रहे हैं। वीनस, क्योंकि इस घर यहाँ पे एरीज के लिए दोनों घर के लिए वीनस है एंड आपका शनि है, तो ज़रूरी नहीं कि वीनस अपने ही घर में जा रहा है, शनि अपने ही घर में जा रहा है तो ये अलाइनमेंट बनेगा, नहीं। शनि हो सकता है सेकेंड हाउस में बैठा हो सकता है वीनस आपका 11th घर में बैठा हो, लेकिन एक टाइमिंग बन गया, राइट, वो एक दूसरे के घर में भी हैं, अलाइन भी हो रहे हैं। या फिर वीनस आपका 7th हाउस में बैठा है एंड शनि आपका सेकेंड हाउस में बैठा है, 7 सेकंड एक दूसरे के घर में भी हैं। मैरिज का टाइम मतलब जो लॉर्ड है वो अपने अपने ही किसी घर में जो है मूव कर रहे हैं।
प्लैनेट के ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपका एक समय बनाता है टाइमिंग ऑफ मैरिज, ठीक है। इसके अलावा और क्या मैटर करता है कि आपको अपना महादशा भी देखना है, कौन से महादशा में आप चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जैसे वीनस का है तो वीनस का ही जो आपका महादशा में आप चल रहे हैं और शनि का पोजीशन इस तरीके से बन रहा है, वीनस भी सेवन्थ हाउस के आसपास में है, उसमें से निकल रहे हैं या उसमें है, वो आपका एक योग बनाता है मैरिज का उस टाइम पे। और बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है जब आप अपने 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड या 11th हाउस के ही लॉर्ड का महादशा आपके लाइफ में चल रहा है और इस तरह के पोजीशंस बन रहे हैं। मान लीजिए कोई 18 साल का भी नहीं हुआ है, क्योंकि 18 साल इज़ द एज अडल्ट जहाँ पे लोग की मतलब उसके बाद शादी लोग कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उससे पहले टीनेज और चाइल्डहुड है। तो 18 साल के आप अगर हो रहे हैं, उससे पहले ही ये अलाइनमेंट्स होता है, ऑब्वियसली उस टाइम पे मैरिज नहीं हो रही है। कुछ लोग कम एज में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन वो मीन्स लीगली जो है वो आपका 18 साल ही है, राइट। तो मैं उसके बाद का ही बता रही हूँ। अगर 18 साल के बाद अगर मान लीजिए आपने किसी का चार्ट देखा और वो इंसान 18 या 20 साल का है, तो आप उससे बोल सकते हो कि हाँ आपके 25 साल का जब आपका एज होगा तो इस तरह के अलाइनमेंट्स होंगे, या 28 साल के होंगे तो इस तरह का कुछ अलाइनमेंट्स हो रहा है आपके चार्ट में, तो उस टाइम पे आपकी शादी का योग है। तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये प्रेडिक्शंस करते हैं चार्ट के फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। सो नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं, कैंसर असेंडेंट है तो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड जो है सन बनेगा, 7th हाउस के जो लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न शनि सैटर्न बनेंगे, और 11th हाउस का लॉर्ड आपका वीनस बनेगा। तो इस वजह से अगर देखेंगे तो आपका सन, सैटर्न एंड वीनस ये तीनों अगर अलाइनमेंट में आते हैं तो वो आपका टाइमिंग ऑफ मैरिज बताता है। अगर आप इन तीनों में से किसी लॉर्ड के अगर आप महादशा में चल रहे हैं, अंतरदशा में चल रहे हैं, तो वो भी एक टाइम है जो आप बता सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे आपके शादी का योग है। तो जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, महादशा भी मैटर करता है। अब महादशा जो है सारे प्लैनेट्स का अलग अलग होता है, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए कुछ प्लैनेट्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि मैं आपको सारे प्लैनेट्स का एक बता देती हूँ कि कितने वक्त के लिए चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका सन है, सन आपका 6 साल का चलता है, मार्स आपका 7 साल का होता है, आपका शनि का 19 साल का होता है, फिर आपका मून का 10 साल का होता है, ठीक है। जुपिटर का 16 होता है, राहु का 18 होता है, मरकरी का 17 होता है, एंड केतु का 7 होता है, वीनस का 20 होता है। तो इस तरीके से हर प्लैनेट जो है हमारे लाइफ में, हमारी लाइफ के साइकिल में इनका महादशा चलता है, और इस महादशा से हमारी लाइफ साइकिल जो है उसमें टर्न्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ जिस तरह से चल रही होती है उसमें इन सारे प्लैनेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब आप किसी के शादी का टाइमिंग देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप उनके महादशा को देखिए, उनका ये तीनों लॉर्ड देखिए किस हिसाब से ट्रांजिट कर रहा है, एंड अपने आपस के घर में ट्रांजिट, क्योंकि ये आपस के घर में ही ट्रांजिट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने कहा सैटर्न अपने ही घर में रहे, सन अपने ही घर में रहे, वीनस अपने ही घर में रहे तो ये अलाइनमेंट होगी, नहीं। अगर एक दूसरे के घर में भी हैं तो वो एक टाइम बनाता है। अगर इन लॉर्ड्स का महादशा चल रहा है तो वो एक टाइम बनाता है, जिससे आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको कैंसर साइन का बोला, कैंसर के लिए 2nd हाउस जो है उनका सन हो जाता है, एंड 7th जो हो जाता है उनका शनि का हो जाता है। अगर आप शनि और सन के महादशा अंतरदशा में भी कुछ चल रहे हैं और इनका ट्रांजिट भी हो रहा है तो वो आपकी शादी का टाइम बताता है। बहुत लोग ये चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं कि वो देखें टाइमिंग ऑफ मैरिज, या बहुत लोग कुंडली को भी नहीं मानते हैं। लेकिन इससे चीज़ें क्या हो जाती हैं कि अगर आप टाइम नहीं देख रहे, मान लीजिए जैसे मेरा लास्ट वीडियो भी था, लास्ट वीडियो आप देखेंगे लव मैच पे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ। जैसे कि कैंसर और लियो असेंडेंट जो होते हैं इनके लिए शादी बहुत डिले होती है। अगर आप 30 साल से पहले शादी कर रहे हैं ना, तो समवेयर जो प्लैनेट के ट्रांजिट हो रहे हैं उस हिसाब से कुछ ऐसे अलाइनमेंट्स बन जाते हैं कि वो शादी फुलफ़िल नहीं हो पाती है, डिवोर्स हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ अलाइनमेंट हुआ, आप महादशा में चल रहे हैं और 7th हाउस जो है आपका वो पीड़ित है, कोई ना कोई मैलेफिक प्लैनेट जो है उसको देख रहा है,
ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है, पीड़ित है, लेकिन कुछ ऐसी टाइमिंग बनी आपकी जिससे आपका योग बना कि इस टाइम पे आपके लिए शादी अच्छा रहेगा। लेकिन आपने 7th हाउस जो पीड़ित है उसके लिए कोई उपाय नहीं किया, टाइमिंग देख के आपने शादी कर ली। तो अगर इंगेजमेंट हो गई, शादी नहीं, अगर इंगेजमेंट हो गई तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। अगर प्लैनेट का ट्रांजिट कुछ ऐसा 7th लॉर्ड के हिसाब से हो गया तो वो आपकी इंगेजमेंट को तुड़वा देगा और वो फुलफिलमेंट शादी की तरफ नहीं जा पाएगी। तो इसलिए अगर आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि आपका 7th हाउस जो है पीड़ित तो नहीं है, कोई मेलेफिक प्लैनेट का उस पर एस्पेक्ट तो नहीं है। और अगर इंगेजमेंट आपकी टाइमिंग के हिसाब से हो गई कि हाँ चलो प्लैनेट का ट्रांजिट ऐसा हो रहा है, या महादशा में ऑलरेडी आप 7th लॉर्ड के या 2nd 11th हाउस के लॉर्ड में चल रहे हैं और प्लैनेट का पोजीशन ऐसा बन गया कि हाँ शादी मतलब इंगेजमेंट हो गई, तो उसके बाद जैसे 7th हाउस पे कुछ मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ा या उस पर जो है कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है उस फेज़ में, अगर जो आप गैप ले रहे हैं इंगेजमेंट से लेके शादी तक में, पॉसिबिलिटी है कि शादी जो है शादी के तक नहीं पहुंचेगी, इंगेजमेंट पे ही वो चीज़ टूट जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो रेमेडीज़, अगर कोई आपका घर पीड़ित है मैरिज से रिलेटेड, उसका रेमेडीज़ आप कंटिन्यूअस करते रहें और अपने टाइमिंग के हिसाब से उस चीज़ में आगे बढ़ें, तो वो आपके लिए फुलफिलमेंट तक ज़रूर जाएगा। सो यस गाइज, ये मुझे आज डिस्कस करना था टाइमिंग ऑफ मैरिज। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपने लर्न की होगी आज के वीडियो से। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।